नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में मैं उदेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, एडवांस सीरीज जो है वो हमारे बिल्कुल सिस्टमिक वे में चल रहा है। जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं बिल्कुल एक सिस्टमिक वे में पढ़ी है। पूरे जो जितने भी जो हमने चाहे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की यूनिट पढ़ी हो, चाहे हमने ओबीजी सब्जेक्ट पढ़ा हो, कुछ टॉपिक्स हमने न्यूट्रिशन के पढ़े हैं, तो वो बिल्कुल हमने सिस्टमिक वे में पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ हमने बीच में से छोड़ी हो। एक भी जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमने नहीं छोड़ा। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमने बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट किए हैं। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक है दोस्तों तो उस पूरे टॉपिक को मैंने आपको एक्सप्लोर करके बताया है। अभी तक एडवांस सीरीज के अंदर हम ओबीजी, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, आई, ईयर, जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, इंटीग्यूमेटरी, रीनल सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, न्यूट्रिशन और कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है वो खत्म कर चुके हैं। और अब जो हमारा जो सिस्टम दोस्तों जो चल रहा है दैट इज पीडियाट्रिक नर्सिंग। अब हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं दोस्तों वो क्या पढ़ रहे हैं हम? पीडियाट्रिक नर्सिंग है, जो नया सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं। बल्कि सिस्टम क्या, हम पूरा एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसकी अभी तक सिर्फ हमारी 2 ही क्लासेज हुई हैं। तो जो भी बच्चा जिसने अभी तक क्लासेज नहीं देखी हैं या बाकी के सब्जेक्ट भी नहीं पढ़े तो वो पीडियाट्रिक नर्सिंग से अपनी एक नई शुरुआत करें और स्टार्ट हो एडवांस सीरीज के साथ में। आप अपनी जो ये जो बुक है, इतनी जो टफ बुक है, उसको आप बिल्कुल सिंपल बना सकते हो। पिछली जो क्लासेज है वो आप देखो और पीडियाट्रिक से स्टार्ट करो। एक दिन के अंदर आप वो जो 2 क्लासेज हैं वो देख सकते हो। तीसरी क्लास आज की है, उसको फिर आप हमारे साथ कंटिन्यू रह सकते हो। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप दबाएं। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो उससे आपको जो कंटिन्यूस जो नोटिफिकेशन है वो मिलता है। मैं जनरली कहता नहीं हूँ इसके लिए, बट बच्चों को कई सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, हमें पता ही नहीं चलता कि अब क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि बीच में ब्रेक हुई थी कुछ दिन के लिए। तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा के जो बेल जो आइकन जो उसके अंदर दिखाई देता है दोस्तों, उसको आप ओके करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है जब भी कोई भी वीडियो डलती है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। और अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, जैसे कि हम कभी नहीं करते, हमारी जो क्लास है दोस्तों वो क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो स्क्रीन है दोस्तों उसके सामने क्वेश्चन है कि एक पेरेंट है एंड 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट है आर विजिटिंग द वेल बेबी क्लिनिक फॉर ए रूटीन एग्जामिनेशन, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द एक्सीडेंट प्रिवेंशन टीचिंग प्लान। देखो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एक तो क्या है कि जो बच्चा है ना वो 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, मतलब 3 महीने का ही बच्चा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो इसके अंदर क्या दे रखी है, वो ये दे रखी है कि भाई 3 महीने के बच्चे में आप जो एक्सीडेंट जो प्रिवेंशन है वो कैसे करोगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है रिमूव द स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्लोर, कि जो फ्लोर है दोस्तों उससे स्मॉल ऑब्जेक्ट जितने भी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उन सबको आप क्या कर दो, हटा दो। दूसरा दे रखा है कि कवर द इलेक्ट्रिक आउटलेट विद सेफ्टी प्लग्स, कि जहाँ पर बिजली के जो प्लग लगते हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ताकि बच्चा जो है वो अपनी उंगली नहीं दे, फिंगर नहीं दे, ऐसे बता रखा है। थर्ड दे रखा है दोस्तों रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द लो एरियाज, मतलब नीचे जो जितने भी जैसे फ्लोर हो गया, जो लो जो एरियाज होते हैं, जमीन के ऊपर कोई भी चीज़ रखी हुई होती है, ठीक है, तो लो एरिया के ऊपर जितने भी जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उसको रिमूव करने के लिए कह रहा है। थोड़ा सा इसकी सही करता हूँ, आई थिंक इसमें मैं सही नहीं दिखाई दे रहा, अब मैं थोड़ा सा मूव होता हूँ, यस ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिफोर बाथिंग, कि जब भी आप बच्चे को नहला रहे हो तो उससे पहले हमेशा जो टेम्परेचर है वाटर का वो चेक करो। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बताओ, अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल करके बताता हूँ आपको। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि 3 महीने के बच्चे के अंदर आप एक्सीडेंट को प्रिवेंट कैसे करोगे। फ्लोर से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को हटा के करोगे, बिजली के जो प्लग हैं उनको आप कवर करके करोगे, या लोअर जो एरियाज हैं वहां से टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाओगे, या जो दोस्तों जो पानी का जो टेम्परेचर है उसको आप क्या करोगे, नहलाने से पहले, बच्चे को नहलाने से पहले, बच्चे के ऊपर पानी डाल रहे हो उससे पहले आप उसको क्या करोगे दोस्तों, चेक करोगे। तो 4 ऑप्शन है एनक्लेक्स के अंदर। इस लिखा गया है एक्सीडेंट प्रिवेंशन का जो टॉपिक है वो अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग दोस्तों जो टॉपिक है वो दे रखा है। जैसे कि उन्होंने ये जो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है 0 to 4 मंथ। 0 to जो 4 मंथ है दोस्तों वो उन्होंने कर रखा है कि भाई 0 से और 4 महीने के बच्चे के अंदर आप किस प्रकार से एक्सीडेंट प्रिवेंशन करोगे। तो मैं आपको तरीके से समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम पढ़ेंगे 0 to 4 मंथ। अब हमारा बेबी जो है 3 मंथ का है, इसमें तो 3 मंथ का बेबी है तो हम 4 मंथ का पढ़ लेंगे, तो बात तो वही है ना। तो 0 to 4 मंथ के बेबी के अंदर एक्सीडेंट प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं हम। टॉपिक का नाम है हमारा एक्सीडेंट प्रिवेंशन इन 0 to 4 मंथ बेबी। ठीक है, 0 to 4 मंथ के बेबी में किस प्रकार से एक्सीडेंट प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं दोस्तों, देखो जो प्रॉब्लम से पहले तो वो समझना जरूरी है। तो पहली जो प्रॉब्लम जो आती है दोस्तों 0 to 4 मंथ के बेबी में, दैट इज सफोकेशन।
कि सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है कि बच्चा है ना सफोकेट कर सकता है, मतलब उसकी सांस रुक सकती है किसी भी कारण से, बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर सकता है, तो उस कारण से क्या हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है। तो सफोकेशन को रोकने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों। एक तो ये बताया गया कि भाई बेड के ऊपर कई बार क्या होता है कि प्लास्टिक के बैग लगा देते हैं, पूरा कवर कर देते हैं बेड के मैट्रेस को, जिसमें प्लास्टिक रहता है, या फिर तकिए के ऊपर प्लास्टिक रहता है, ठीक है, या फिर वैसे आपने प्लास्टिक छोड़ दिया कुछ भी, तो वो चीजें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेबी जो होता है ना दोस्तों, वो हो सकता है कि एकदम से प्रोन पोजीशन में आ जाए या फिर किसी भी कारण से उसके अंदर उलझ जाए, तो जिसके कारण बच्चे को क्या हो सकता है दोस्तों, सफोकेशन हो सकता है। तो आपको अवॉइड करना है प्लास्टिक को या प्लास्टिक बैग्स को, बैग का मतलब यहाँ पर थैलियों से है, अवॉइड प्लास्टिक बैग इन बेड। नहीं तो बच्चा उसमें फंस गया एक बार, मान लो उसका चेहरा उसमें कवर हो गया तो गया काम से। फिर बैग इन बेड, बेड के ऊपर आपको जो प्लास्टिक जो बैग है दोस्तों, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अवॉइड करना पड़ेगा, वहां पर आप नहीं रखना। ऐसा और माना जाता है दोस्तों कि जो ज्यादा जो फिल्म मैट्रेस जो होते हैं ना, वो भी सफोकेशन का कारण हो सकते हैं। ज्यादा जो सॉफ्ट जो मैट्रेस होते हैं, ठीक है, ज्यादा सॉफ्ट मैट्रेस होता है उसके अंदर बच्चा डाला जाता है, फिल्म होगा तो वो ब्लॉक नहीं कर पाता है। तो ये माना गया है कि जो फिल्म जो मैट्रेस है ना उसका यूज करना चाहिए, यूज फिल्म मैट्रेस, कि भाई जो मैट्रेस अगर आप यूज करो तो फिल्म करो, सॉफ्ट मैट्रेस है, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा सॉफ्ट होगा तो वो बच्चा जो है ना दोस्तों उसके अंदर उसको प्रेशराइज कर सकता है और उसको क्या कर सकता है दोस्तों, कंप्रेस कर सकता है ना, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है। यहां तक माना गया है कि दोस्तों जो पिल्लोज जो होते हैं, पिल्लोज से भी बच्चा क्या हो सकता है दोस्तों, सफोकेशन हो सकता है। तो आपको जो पिल्लोज हैं उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। सिंपल चीजें हैं, समझने की हैं, रटने की नहीं है, याद नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए और बैठकर आप याद करने लगे कि सर ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी। सिर्फ एक बार ध्यान दो और पढ़ो, ठीक है। जब वहां पर ऑप्शन दिखेंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दूसरा जो रीजन है जो 0 to 4 मंथ के बेबी में होता है, वो आता है दोस्तों सडन इन्फेंट डेथ। अब इसका नाम इन्फेंट है तो ज्यादातर इन्फेंट के अंदर होगा। 0 to 4 मंथ के बेबी इन्फेंट में शामिल, हम जानते हैं कि 1 साल तक का जो बच्चा होता है वो इन्फेंट में शामिल होता है। तो सडन लिख दिया मैंने, सडन लिखो, सडन इन्फेंट डेथ। कि कई बार बच्चे की क्या होती है दोस्तों, एकदम से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब एकदम से डेथ का मतलब नहीं बच्चा बीमार था, न आपको कुछ ऐसा लग रहा था, न आपको कारण पता रहा है। तो दो चीजें हुई इसके अंदर, मेन दो चीजें होती हैं कि एक तो क्या दोस्तों, जो डेथ जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, मतलब हमें पता ही नहीं होता कि यार कैसे हो गई डेथ बच्चे की, हमें सोचने का टाइम नहीं मिला कि न बीमार था, न कुछ कारण था, न कोई रीजन था, अच्छे से खा रहा था, अच्छे से पी रहा था, हंस रहा था, सब कुछ था, बट एकदम डेथ हो गई। दूसरा, आप उस डेथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि यार हुआ क्या था बच्चे के साथ, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, सडन इन्फेंट डेथ के नाम से जानते हैं। तो सडन इन्फेंट डेथ के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सडन, एक तो अनएक्सपेक्टेड, सडन अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सप्लेन्ड, कि आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो ऐसी डेथ, सडन अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सप्लेन्ड डेथ ऑफ इन्फेंट, मतलब इन्फेंट की अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सप्लेन्ड जो डेथ है ना दोस्तों, उसे हम किस नाम जानते हैं, सडन इन्फेंट डेथ के नाम से जानते हैं। अब कैसे कैसे क्या क्या रीजन हो सकता है, देखो सबसे बड़ा रीजन जो आप हमेशा पढ़ते हो, मुझे पता है कि आप लोगों को इसका पता भी होगा कि भाई सर क्या है इसका रीजन, रिस्क फैक्टर। एक्चुअली में दोस्तों एकदम से डेथ होने का जो रीजन है, जो देखा जाता है कि जो बच्चा जो है ना दोस्तों, वो एकदम से क्या होता है कि प्रोन पोजीशन के अंदर आ जाए, अपने एब्डोमेन पे आ जाए, तो उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या हो जाए दोस्तों, ब्लॉक हो जाए, या फिर मेनली ये जो देखने को मिलता है ये सॉफ्ट बेडिंग पे देखने को मिलता है, ठीक है, किस पे देखने को मिलता है, सॉफ्ट बेडिंग को। तो रिस्क फैक्टर इसका मेनली क्या है कि स्लीपिंग, ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है दिख गया होगा आपको, रिस्क फैक्टर स्लीपिंग ऑन एब्डोमेन, वो एब्डोमेन भी लिख सकता है या किस क्या लिख सकता है दोस्तों, प्रोन पोजीशन भी लिख सकता है, ठीक है। और ज्यादातर किस पे पाया जाता है, बेडिंग जो है, मतलब मैट्रेस ये सब चीजें क्या हो दोस्तों, ज्यादा सॉफ्ट हो, सॉफ्ट बेडिंग। तो स्लीपिंग ऑन एब्डोमेन, प्रोन पोजीशन में होने के कारण ज्यादातर ये क्या होती है दोस्तों, ये डेथ देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई सब बच्चों में नहीं देखने को मिलती है, इसके भी रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि मतलब बच्चा है दोस्तों, मान लो कि पहले से ही सही नहीं है, पहले से उसका जैसे वेट कम है, लो बर्थ वेट है, या इसका जो अपगार स्कोर था वो क्या आया था दोस्तों, लो आया था, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के अंदर जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मान लो बच्चे को पहले से ही रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है और फिर वो प्रोन पोजीशन में आ गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो गया, तो वो ज्यादा रीजन होगा। तो कोई भी जैसे रेस्पिरेटरी हो या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज हो, तो रेस्पिरेटरी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीजेज,
दोनों प्रकार की जो डिजीजेज हैं दोस्तों वो भी इसके क्या बन जाएंगे, इसके रिस्क फैक्टर बन जाएंगे। एक्चुअली में फैमिली के अंदर क्या होता है, स्मोकिंग करते रहते हैं तो वो भी बच्चे को कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग बाय फैमिली मेंबर, या आप इसे ये लिख सकते हो, ये लिख लो चलो बस, स्मोकिंग बाय फैमिली मेंबर, या पैसिव स्मोकिंग भी लिख सकते हो। ये भी एक रिस्क फैक्टर माना गया है। एक्चुअली में ये भी रिस्क फैक्टर माना गया कि मदर जो है वो मान लो कि स्मोकिंग करती है या फिर ड्रग्स अब्यूज करती है, ज़्यादा यंग हो, तो उनके अंदर भी देखने को मिला है। एक दोस्तों उसी का कोई बड़ा भाई या बहन है, उसके साथ कभी हुआ हो तो फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब उसी के ब्रदर या सिस्टर के साथ कभी ऐसा हुआ है, तो इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा देखने को मिलता है। लास्ट जो है वो है कि जो मदर है दोस्तों, मान लो कि मदर है वो यंग हो, उनके अंदर रिस्क देखने को मिला है ज़्यादा। पता नहीं अब ध्यान नहीं रखते क्या नहीं करते, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। या फिर मदर जो है स्मोकिंग करती हो या फिर ड्रग अब्यूज करती हो, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। तो इन चीज़ों के अंदर भी क्या होता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये कॉमन क्या हो गया दोस्तों, इसके रिस्क फैक्टर हो गए। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको क्या देखने को मिलेगा। जब सडन डेथ ही होगी तो आपको ऐसे तो कोई है नहीं कि आप पहले से बताओगे कि सर ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे। मतलब एकदम से डेथ हो गई तो ऐसे बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा डेथ के बाद। तो दोस्तों बच्चे की जब डेथ हो जाती है तो आपको दिखेगा कि भाई उसका जो माउथ है और उसका जो नोज है उसके अंदर क्या रहेगा, फ्लूइड और ब्लड जो है ना वो भरा हुआ रहता है। तो उसको बोलते हैं ब्लड टिंग्ड फ्लूइड, ठीक है, ब्लड टिंग्ड फ्लूइड इन माउथ एंड नोज। माउथ और नोज दोनों के अंदर क्या रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। दूसरा, जब हम उसके डायपर्स अगर उसने यूज कर रखे हैं, डायपर्स देखते हैं तो जैसे बच्चे की डेथ होती है तो जो डायपर्स होते हैं वो पूरे फुल हो जाते हैं स्टूल से, तो वेट डायपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम आगे जांचें करवाते हैं उसके अंदर तो हम पल्मोनरी एडिमा और जो इंट्राक्रेनियल जो हेमरेज है ना दोस्तों, ऐसी कंडीशन बच्चे के अंदर क्या होती है देखने को मिलती हैं। तो इनके अंदर लिखो क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो माउथ एंड नोज, माउथ एंड जो नोज होगा वो फुल ऑफ सीक्रेशंस होगा। उसके अंदर क्या होंगे, जो सीक्रेशंस है वो फुल मिलेंगे, फुल ऑफ सीक्रेशन, या फिर ब्लड टिंग्ड फ्लूइड, ब्लड टिंग्ड फ्लूइड देखने को मिलेगा, पहला। दूसरा दोस्तों क्या था कि ऐसे बच्चों को जो डायपर होगा वो फुल होगा, वेट डायपर विद विद फुल ऑफ स्टूल। डायपर वेट होगा जो कि फुल ऑफ स्टोर होगा, ठीक है। सीटी स्कैन करवाएं तो हमें इंट्राक्रेनियल हेमरेज देखने को मिलेगा डेथ के बाद, पहले का नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि सडन ही है तो पता नहीं चलता ना। और लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। तो 4 साइन है, बस बहुत है इतने, 4 भी पढ़ लोगे तो भी आपको काम चल जाएगा, ठीक है। और एक क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, पल्मोनरी जो एडिमा है वो देखने को मिलता है। अब इसका थोड़ा सा मैनेजमेंट है ना, वो नर्सिंग मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा है इसमें। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या सिनेरियो बनता है। अब हॉस्पिटल के अंदर क्या देखोगे दोस्तों, जैसे आप बच्चे को लेके आते हैं ना, तो बच्चे को अंदर लेके आते हैं, जब डॉक्टर और नर्सेज क्या करती है कि पेरेंट्स को डांटने लग जाती हैं, उनके प्रति जजमेंटल हो जाती हैं। क्या कहती हैं कि तुम बच्चे का ध्यान नहीं रखते, इतना सुंदर बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा इसका वेट है, सब कुछ अच्छा है, तुमने ध्यान नहीं रखा, इसे कैसे डेथ हो सकती है, ऐसे कभी होता ही नहीं है, ये कैसे हो गई इसकी डेथ, ऐसे नहीं हो सकता है, तुमने कुछ गड़बड़ किया है, कुछ हुआ है, तुम बच्चे का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है। तो मतलब पेरेंट्स के प्रति क्या हो जाता है, जजमेंटल हो जाता है। और जबकि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पेरेंट्स है ना दोस्तों, वो खुद पेरेंट्स नीड एक्सट्रीम सपोर्ट बाई हेल्थ केयर वर्कर, बाई डॉक्टर्स, बाई नर्सेज, क्योंकि उनको पता है कि यार इसके उनको बेचारों को खुद को समझ में नहीं आ रहा कि भाई बच्चे की डेथ हुई तो क्यों हुई, उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही। और फिर आप भी उसको डांट रहे हो तो उनको खुद को मतलब आप गिल्ट फील करवा रहे हो, उनको गिल्टी फील होगी कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों 2 चीजों का हमेशा, मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट के रूप में अगर मैं बात करूँ ना, क्योंकि आपको क्या करना है, तो आप हमेशा डेथ के बाद की बात है तो सपोर्ट करोगे आप पेरेंट्स को। सपोर्ट टू पेरेंट्स बहुत जरूरी है। और एक आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा नॉन जजमेंटल होना चाहिए, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना जरूरी है। ये तो हो गई दोस्तों आफ्टर डेथ, ये दोनों तो। लेकिन आपको ये कहूं कि भाई इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, मैं ये पूछूंगा आपको कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखो 2 चीजें, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आता रहता है कि भाई हम बच्चे को कोशिश करेंगे कि वो एब्डोमेन पे नहीं आए, मतलब प्रोन पोजीशन को अवॉइड करेंगे, बच्चे को हम प्लेस करेंगे बैक पे, तो प्लेस ऑन बैक, पहली चीज। दूसरा वही फिर हम मैट्रेस यूज करेंगे या फिर जो सॉफ्ट जो बेडिंग उसको क्या करेंगे हम अवॉइड करेंगे बस। तो अवॉइड करेंगे हम इसको
सॉफ्ट बेडिंग को क्या करेंगे दोस्तों, हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये चीजें करने से आप क्या किस चीज को रोक सकते हो दोस्तों, सडन इन्फेंट डेथ को रोक सकते हो। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्सीडेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई 0 से 4 महीने के बच्चे में क्या क्या चीजें होती है। तो 2 चीजें हमने पढ़ ली, एक तो सफोकेशन, सिंपल सी बात है भाई, बेड के कारण भी हो सकता है, प्लास्टिक के कारण हो सकता है, ज्यादा नहीं जाना। सडन इन्फेंट डेथ है, उसमें बिल्कुल जो बच्चा है वो मेनली प्रोन पोजीशन में आ जाता है और उसका रेस्पिरेटरी ब्लॉक हो जाता है, कुछ भी होता है तो डेथ हो जाती है। पहले से डिजीज कंडीशन हो, मदर स्मोक करती हो, इन चीज़ों में ज़्यादा रिस्क होता है। फैमिली के अंदर हिस्ट्री हो तो भी रिस्क होता है। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन 4 हैं। ठीक है, सीटी स्कैन करवाओगे तो पल्मोनरी एडिमा और इंटरक्रैनियल जो हेमरेज है वो देखने को मिलेगा, और वैसे देखोगे तो उसका माउथ और जो नोज है वो फुल मिलेगा। ठीक है, और जो डाइपर है वो फुल मिलेगा, दोनों चीजें फुल मिलेंगे, फुल डाइपर और फुल नोज एंड माउथ। बस नर्सिंग मैनेजमेंट में भाई पेरेंट्स के प्रति सपोर्टिव होना जरूरी है और नॉन जजमेंटल होना जरूरी है। प्रिवेंट करने के लिए जो बेडिंग है दोस्तों उसको अवॉइड करना, जो सॉफ्ट बेडिंग है वो नहीं करो। और एक बच्चे को हम कोशिश करेंगे कि उसको हम किस पे प्लेस करें, बैक पे करें, न कि उसके एब्डोमेन पे प्लेस करें। तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे बच्चों के अंदर जो 0 to 4 मंथ के बच्चे हैं उनके अंदर आप कैसे, थर्ड चीज, फॉल को कैसे प्रिवेंट करोगे, फॉल या इंजरी को। इनके भी रिस्क होते हैं बच्चे के गिरने के, आपको पता है बेड पर से गिर जाते हैं कई बार बच्चे। तो फॉल और इंजरी के क्या होते हैं दोस्तों, चांसेस होते हैं। तो एक तो जो बच्चे का जो बेड है, छोटा जो बेड है ना, इसकी साइड जो रेल होती है दोस्तों, तो छोटा बेड जो है दोस्तों उसको हम बोलते हैं क्रीब। तो क्रीब की जो रेल्स है ना उसको हम ऊपर रखेंगे ताकि बच्चा नीचे नहीं गिरे। तो रेज द साइड रेल्स ऑफ क्रीब, साइड रेल्स ऑफ क्रीब। बेड भी लिखा हुआ सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि क्रीब भी लिखा है। रिस्ट्रेन का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, बच्चे के लिए इसमें माना गया है। ऐसे नहीं कि वो हार्ड रिस्ट्रेन, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब सॉफ्ट रिस्ट्रेन, मतलब बच्चा गिरे नहीं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। दूसरा दोस्तों कि जो शार्प जो ऑब्जेक्ट हैं वो बेड पे नहीं रखो आप, क्योंकि इंजरी हो सकती है। तो कीप शार्प ऑब्जेक्ट्स अवे। जो शार्प जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों उनको हम क्या करेंगे, हम दूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिख लो बर्न। अब आप इनको रटने मत बैठ जाना, कहीं आप सोचोगे एक एक लाइन को रट दूंगा, बस समझो कि भाई बच्चा है 4 महीने का, क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, बस उससे आप समझते हो। पहली बात तो दोस्तों कि आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने गर्म दूध लेके गए और पानी लेके गए, वहां पर बच्चे के सामने मिक्स करने लग गए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है। गैस के पास बच्चे को गोदी में लेके गए हो, उधर देख रहे हो एकदम से बच्चा उछल के गिर गया, कुछ भी हो गया ऐसी चीज। तो हमेशा भाई हॉट लिक्विड को आप कभी भी मिक्स कर रहे हो, बेबी आपके पास है तो कभी भी बेबी को हॉट लिक्विड आपको मिक्स करना नहीं है, उसके पास रहना ही नहीं है। ठीक है, स्मोकिंग नहीं करना, क्योंकि बर्न होने के चांसेस, उसको पकड़ ले मान लो एकदम से वो आपकी सिगरेट को पकड़ ले तो वो भी, और बाकी के जो स्मोकिंग जो रिस्क है वो सभी तो होंगे ही। ठीक है, तो बर्न में क्या करना है, मेन चीज तो क्या रखनी है अभी और आगे बताऊंगा। डोंट मिक्स हॉट लिक्विड्स, डोंट मिक्स हॉट लिक्विड्स नियर द बेबी के पास हॉट लिक्विड्स ले जानी ही नहीं है। ये बस ये याद रखो भाई कि बेबी के पास जो हॉट लिक्विड्स है वो ले जानी ही नहीं है, क्योंकि ले जाओगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपको क्या करना है भाई, स्मोकिंग नहीं करना। यहाँ पर स्मोकिंग बर्न से रिलेटेड है, ध्यान रखना, वो और चीजें नहीं, जल जाएगा ना बच्चा भाई, स्मोकिंग में तो आग तो होती है ना उसमें भी, तो जल जाएगा। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ये जो क्वेश्चन भी है, हमेशा दोस्तों जब हम बच्चे को नहला रहे हैं ना उससे पहले हम टेम्परेचर चेक करेंगे। मान लो पानी गर्म रहा और एकदम से आपने आया और बच्चे पे डाल दिया, जलेगा, बर्न हो जाएगा। तो हमेशा इन छोटे बच्चों के अंदर आपकी जिम्मेदारी होती है कि कभी भी आप नहला करते हैं, बट मान लो कि मिस्टेक हो जाए तब कह रहा हूँ तो चेक द टेम, क्योंकि एक्चुअली में आजकल के गीजर लगे हुए होते हैं और वो एकदम से उसको ऑन कर देते हैं, उसमें से गर्म पानी निकलता है, पता नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर बाथिंग। तो नहाने से पहले हमेशा क्या चेक करोगे दोस्तों, आप टेम्परेचर चेक करोगे। दूसरा सनबर्न के भी चांसेस होते हैं, तो बच्चे को सन में ऐसे नहीं कि आपने भाई विटामिन डी देने की सोच ही ली कि अब तो मैं इसको विटामिन डी से भर ही दूंगा बच्चे को मैं। ठीक है, मैं तो आपका बच्चा हुआ है, आपकी मम्मी कह रही है, ध्यान रखना, वाइफ नहीं कह रहा, ठीक है, कि बेटा अंदर ले आओ। नहीं मामा मैंने पढ़ा हुआ है विटामिन डी सो नेसेसरी, बहुत जरूरी है विटामिन डी, तो बिना विटामिन डी के तो बच्चे में कुछ नहीं है, हड्डियों की ग्रोथ। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई उसके चक्कर में सन बर्न करवा दो, 2 घंटे तक 3 घंटे तक लेकर बैठे हो बच्चा, आप उसकी जो स्किन इतनी सॉफ्ट होती है उसको लेके बैठ गए। हमारे गाँव में क्या होता है, आप हम देखो बच्चों को बाहर ही नहीं निकालते हैं स्टार्टिंग के टाइम में, अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं रखते, क्योंकि सन बर्न के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मान सकते हैं हम इस चीज़ को कि मतलब सन भी नेसेसरी, बट सन बर्न नहीं हो तो लॉन्ग टाइम के लिए हम सन के पास नहीं रखेंगे उसको, है ना। तो डोंट कीप इन सन का मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य के अंदर नहीं, मतलब आप
उसको सन बाथिंग दे रहे हो, उसमें वो आप बैठे हुए हो, धूप निकली हुई है उसमें फॉर लॉन्ग टाइम, कि आप बच्चे को दारा सिंह बनाने के चक्कर में बर्न नहीं करवा दो कि मैं तो वैसा मजबूत बनाऊंगा मेरे बेटे को कि देखो आप, ठीक है, तो ये भी नहीं करना है। चलो आ जाओ, अब हमारा बस बहुत है, इतना पढ़ लिया। अब देखो इसमें चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला देखा, रिमूव द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फ्लोर। भाई हम फ्लोर से जो स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो पहली बात ये होती है कि दोस्तों ये माना गया है कि 0 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको हम फ्लोर पे रखते ही नहीं है। 0 से 4 साल के बच्चे जो है उनको हम फ्लोर पे नहीं रखते, बेड पे रहता है वो, अकेला नहीं छोड़ते हैं ना उसको, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है तो उसको फ्लोर पे जाता है, रखा नहीं जाता। तो बेबी को इसलिए रिस्क जो होता है ना स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या होता है, कम होता है। दूसरा, बच्चा इतना ऐसा भी नहीं होता कि भाई चीज़ों को पकड़ने लग जाता है, तो वो थोड़ा सा क्या लेता है, टाइम लेता है। तो इसके कारण से भी ये माना जाता है कि भाई इतना इन चीज़ों को हम रिस्क मान नहीं सकते हैं ये, ठीक है। हो सकता है कि किसी एक्सेप्शन में हो जाए, बट रिस्क नहीं मानते क्योंकि बच्चे को हम स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स है इसमें फ्लोर वर्ड लिखा हुआ है, बेड नहीं लिखा हुआ, तो फ्लोर पर बच्चे को हम रखते नहीं है, ठीक है। इसलिए सेकंड है, कवर द इलेक्ट्रिकल आउटलेट। तो वही सेम बात हो गई, तो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल जो आउटलेट्स होते हैं वो नीचे होते हैं, उस प्रकार से होते हैं, ठीक है। बेड से नीचे उतरेगा, घूमना स्टार्ट करेगा, वो चलेगा, तो वो चीज़ें तो अभी उसमें हो नहीं रही है, ठीक है। क्रॉलिंग भी नहीं हो रही, क्रीपिंग भी नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें जब नहीं हो रही तो वो बिजली की प्लग तक खुद भी नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों की जो रिस्क है ना इस एज ग्रुप में, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छा है, तो इसलिए इस एज ग्रुप में ये रिस्क भी क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। इसके बाद है रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम लो एरिया। वही बात, बच्चा लो एरिया में जाएगा कैसे, लो एरिया में वो जा ही नहीं सकता, इतना छोटा बच्चा कैसे जाएगा, और कैसे चीज़ों को पकड़ेगा, कैसे पिएगा, कैसे क्या करेगा। तो इसलिए इन तीनों के जो रिस्क है ना दोस्तों इस एज ग्रुप के ऊपर क्या होता है, कम होता है। तो राइट आंसर कौन बताएगा, शाबाश, वेरी गुड। टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिफोर बाथिंग, ठीक है। बच्चे का हम जो बाथिंग का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, नहलाने से पहले वाटर का जो टेम्परेचर वो चेक करेंगे, ताकि बच्चे के अंदर बर्न के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए। तो लिख लो इसको एक बार, लिखो। अब 0 to 4 मंथ लिख देता हूं मैं इसमें ना, देखो वैसे तो सब बच्चों में ही होना चाहिए यार, चिल्ड्रन नहीं लिख लो, लिखो चिल्ड्रन को बर्न से बचाने के लिए, बर्न से बचाने के लिए क्या करोगे, नहाने से पहले वाटर का टेम्परेचर चेक करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई आपको कोई ये लगे कि भाई इसमें कुछ है, तो कुछ नहीं है ऐसा क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि ए नर्स इज टीचिंग पेरेंट हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट व्हाइल केयरिंग फॉर ए 6 month ओल्ड इन्फेंट, ठीक है। कि आप 6 महीने के बच्चे की केयर कर रहे हो। क्वेश्चन घुमा रखा है ये, आप सोचोगे कि भाई ये एक्सीडेंट प्रिवेंशन से, बट कुछ वे में एक्सीडेंट प्रिवेंशन से, बट मेनली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंटल माइलस्टोन। मेनली जो क्वेश्चन होता है दोस्तों डेवलपमेंटल माइलस्टोन से क्या है, रिलेटेड है। तो एक नर्स इज टीचिंग, किसको टीच कर रही है, ए पेरेंट हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट व्हाइल केयरिंग फॉर ए 6 month ओल्ड इन्फेंट। What ability should be emphasized about the infant's motor development? अब ये ऐसे कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी ऐसी चीज जिसके ऊपर आप फोकस करोगे, ठीक है। मेन चीज क्या है दोस्तों कि भाई 6 महीने का बच्चा है, 6 month ओल्ड इन्फेंट है, तो उसमें से चारों में से आपको मोटार जो डेवलपमेंट है वो इस एज में आपको ढूंढना है कि लगभग 6 महीने की एज में ये आता है ना, तो ज्यादा हो बहुत और नए कम हो, ठीक है। तो ये कौन सी एज के अंदर मेनली ये 6 महीने के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है। भाई वो सिट्स अप, ठीक है, खड़ा होना सीखता है, रोल ओवर बैठा हुआ है उससे खड़ा होना सीख रहा है, रोल ओवर घूमना सीख रहा है, क्रोलिंग करना सीख रहा है, नीचे बैठ के चलना है वो, ठीक है, वो क्रोलिंग करना सीख रहा है, स्टैंड वाइल होल्डिंग ऑन द फर्नीचर, खड़ा होना सपोर्ट के साथ, विद सपोर्ट सीख रहा है। तो ये 4 चीजें हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है दोस्तों जो मेनली 6 month जो ओल्ड इन्फेंट है दोस्तों उसके अंदर पाई जाती हैं, मेनली इस एज ग्रुप में, ज्यादा तो मतलब इस एज ग्रुप में आ जाती हैं उसके अंदर ये चीजें, है ना। ये इस प्रकार से कहा जाता है 6 month के बच्चे में ये चीज आ जाती है, ठीक है। कौन सी चीज आती है, वो खड़ा हो सकता है, सपोर्ट के साथ खड़ा हो सकता है, या फिर वो जो शॉर्ट डिस्टेंस दोस्तों उसमें क्या कर सकता है, वो क्रोलिंग कर सकता है। तो मेनली ये 4 में से आपको बताना है। तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या होता है। तो हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पढ़ते हैं कुछ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो पढ़ेंगे।
इसको मैं अलग अलग भागों में बांटता हूं। पहले वाले जो है दोस्तों मेन बड़े ग्रोस मोटार, बड़ी बड़ी मसल्स यूज होंगी सारी, तो वो क्या कहलाएंगे ग्रोस। एक छोटी छोटी मसल्स यूज होती हैं फाइन मोटार्स। एक सोशल पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक लैंग्वेज से रिलेटेड पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ग्रोथ मतलब बड़ी बड़ी चीजें कब होती हैं, तो इसमें इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट लोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। सारी चीजें मिक्स कर देते हो ना तो वो चीजें क्या होती हैं आपके दिमाग में नहीं बैठती, छोटी छोटी चीजें जल्दी याद। जैसे गर्दन को होल्ड करना, नेक होल्ड, नेक होल्ड, देखो गर्दन तो लगभग 3-4 3.5 शब्द है वैसे तो, लेकिन आप 3 याद रख सकते हो कि भाई गर्दन में लगभग कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो लगभग ये 3 मंथ के ऊपर आता है। आप खुद की ट्रिक यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस जस्ट मेरे को लगता है कि भाई ऐसे लगता है कि ऐसे, हाँ तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों रोल्स ओवर। तो रोल्स करना मतलब ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे घूम जाना, ठीक है, इस पोजीशन से। तो रोल में 1 2 3 4 और 5 शब्द हैं, तो रोल का मतलब 5 मंथ। अब आपको इसी प्रकार याद रखना, आप इसमें रोल्स ओवर लिखोगे तो फिर भाई शब्द बढ़ जाएंगे, फिर आप कहोगे कि तो मेरे तरीके से याद रख लोगे तो ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि याद हो ही ऐसे। इसके बाद दोस्तों सिटिंग, SITTING, कि भाई बच्चा सिटिंग है, लेकिन सिटिंग में किसके साथ, विद सपोर्ट है। तो सिटिंग में SI 6, सपोर्ट में भी S 6, तो 6 है तो 6 मंथ, 6 मंथ, ठीक है। रोल्स में 5 लेटर हैं, गर्दन में 3 शब्द हैं हिंदी के। नेक मत रखना, नेक में 4 होते हैं, ठीक है। वैसे तो एवरेज 3 से 4 होता है, बट आप गर्दन याद रखो तो 3 मंथ हो गए। रोल्स 5 हो गए, ऐसे याद रखो गर्दन, ऐसे याद रखो गर्दन 3, रोल्स 5, सिटिंग में 6 भी SI से स्टार्ट होता है, सिटिंग भी विद सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट भी किसके साथ होता है दोस्तों, 6 मंथ के साथ होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लेकिन ये ना कि ये आए, और ये जितने भी जो डाटाज हैं दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ओपी गई बुक, दैट इज द बेस्ट बुक ऑफ द पीडियाट्रिक्स, ठीक है। पीडियाट्रिक की बेस्ट बुक है, मतलब हमारे लेवल के लिए है, ठीक है। तो उससे लिए गए हैं, तो आपके पास रेफरेंस रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों कंफ्यूजिंग होता है, किसी बुक में 3 4 2 किसी में ऐसे महीने क्या होते हैं कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूजिंग नहीं रहो, तो आपके पास रेफरेंस रहे, आप किसी से बात करो तो देन यू कैन सी दैट दिस टॉपिक हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक, यू कैन चेक, ठीक है। आपके पास ऑब्जेक्शन मांगा जाए तो आपके पास ऑब्जेक्शन के लिए भी कुछ रहे कि हाँ वहाँ पर लिखा हुआ है, आप जाके वहाँ पर जाके देख सकते हो, मेरे से बात इस बारे में मत करो। तो इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों सिटिंग विद आउट सपोर्ट, ठीक है, सिटिंग विदाउट सपोर्ट। तो सिटिंग विदाउट सपोर्ट को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। तो 6 मंथ से लेकर लगभग 8 मंथ हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि जैसे हम बच्चे को बढ़ाते हैं ना बैठने के लिए, ऐसे बनाते हैं हम, तो ये खुद ही ये वर्ड आर्ट की तरह लगता है, ऐसे जैसे कोई आर्ट लेटर हो ना, इसकी तरह लगता है। देखो ऐसे नहीं बनाते थे कि पहले हम बचपन में, देखो बच्चे को बनाते थे जब, कैसे बनाते थे हम, ऐसे बनाते थे। कोई भी बच्चा बैठा हुआ है ना तो वो ऐसे बैठा हुआ है, देखो ऐसे ऐसे बैठाते थे हम बच्चे को। तो थोड़ा थोड़ा से याद रख सकते हो कि भैया ऐसे आर्ट की तरह बन रहा है। अब मैं ये ट्रिक आपको याद नहीं हो, लेकिन ये लाइन याद रहेंगी आपको, सर ऐसे कर रहे थे सिटिंग। अब इसमें सपोर्ट के साथ विदाउट सपोर्ट बैठा हुआ है, यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं दे रखा उसको, तो विदाउट सपोर्ट है तो 8 मंथ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखना चाहो तो कर सकते हो, नहीं रखना चाहो तो आपकी मर्जी है। ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक कर दो, और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दो, और तो क्या कहूँगा, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कि हाँ 9 छोड़ो, पहले हाँ मैं 9 को बनाता हूँ कि भाई पर्सन जो है ना वो क्या है, स्टैंड है, स्टैंड खड़ा होना सीख रहे हैं, बट विद सपोर्ट है, विद सपोर्ट, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, ठीक है। तो जो नो लेटर है ना वो खुद ही ऐसे शो करता है, देखो आप ऐसे बना लो नोक को, ये पर्सन है और ये यहाँ पे टेबल है। बताओ भाई पर्सन को हम ऐसे तो बनाते हैं ना, देखो नो को नो भी ऐसे होता है, एक आदमी भी लगभग ऐसा होता है, तो वो ऐसे पकड़ रखा है इसने, मतलब खड़ा है विद सपोर्ट खड़ा है। तो ये 9 मंथ हो गया, ठीक है। और आपकी मर्जी है भाई, याद कहो कि सर आपने तो कैसे याद करा, हो नहीं रहा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लगी हो तो आप यूज़ नहीं कर सकते, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद में क्या है दोस्तों, स्टैंड हो गया। इसके बाद में है नेक्स्ट, देखो हम महीने में भी ऐसे चल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि मैं आपको कुछ भी कर रहा हूँ। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, और फिर यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 9 मंथ आ गया, ठीक है। हम कोई टॉपिक वाइज नहीं चल रहे, हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अभी याद करो तो आपको ऐसे याद रहे कि भाई 3 महीने पे क्या हो रहा है, 5 महीने पे क्या हो रहा है, 6 महीने पे क्या हो रहा है, 8 महीने पे क्या हो रहा है, 9 महीने पे क्या हो रहा है, और 12 महीने पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम नेक्स्ट 12 पढ़ेंगे। छठवां है दोस्तों भाई 12वें मंथ पे। तो 12वें मंथ के ऊपर 12 महीने के ऊपर बच्चा वैसे 10वें महीने से स्टार्ट कर देता है, लेकिन अच्छे से क्रीप करना स्टार्ट कर देता है, वो क्रीप्स वेल।
क्रिप्स वेल मतलब जो अपने घुटनों के बल चलता है ना, उसको बोलते हैं हम क्रिप्स। तो क्रिप वेल लगभग कितने 12 मंथ के ऊपर करने लग जाता है अच्छे से। स्टार्ट लगभग 10वें मंथ से कर देता है। और ये अब यहाँ पर स्टैंड विद सपोर्ट तो हो गया, तो विदाउट सपोर्ट भी होगा, तो अगले वाले भी लिख दो, क्या दिक्कत है, तो लिख दो। एक तो हो गया, इधर इधर लिखो, सॉरी क्रिप वेल, एक लिखो स्टैंड विदाउट सपोर्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैट लेटर गिनो एक बार स्टैंड विदाउट में। स्टैंड विदाउट में गिनना 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ कितना, मतलब खुद बता रहे हैं लेटर्स, मैं तो इनको कुछ कह भी नहीं रहा। ठीक है, चलना भी स्टार्ट कर देता है बट गिर जाता है। ठीक है, वॉक्स बट फॉल, चलना स्टार्ट कर देता है बट गिर जाता है। फिर कब करेगा, तो चलना कब करेगा भाई, गिर रहा है तो। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट अब क्या करेगा दोस्तों, बच्चा चलना लग जाएगा, चलने लग जाएगा, तो वॉक्स अलोन, वॉक्स अलोन। तो 3 महीने और जोड़ दो, 15 महीने। ठीक है, 15 महीने में बच्चा चलने लग जाता है। अब देखो वॉक्स करेगा तो 1 2 3 4 5 आ गए। 5 महीने का बच्चा तो करेगा नहीं, तो थोड़े से याद रखने के लिए कर सकते हो, क्योंकि 5 है लास्ट में तो 15 है ऐसे। तो 10 + 5 कर लो, 10 + 5 ऐसे याद रखने के लिए रख सकते हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद में अब बच्चा चल रहा है तो आगे दौड़ेगा, तो फिर रन, तो रन करेगा 18 महीने पे। अब देखो वैसे ना इतना मतलब टफ नहीं है। देखो 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 3 जोड़ा 18। 12 पे क्या हुआ, चला बट गिरा, फिर चला नहीं गिरा, और फिर दौड़ा। तो 12 15 18, इसमें आप तीनों में याद रख सकते हैं भाई। 12 15 18 में क्या होता है, चला फिर गिरा, चल सकता है, और 18 पे क्या हो सकता है दोस्तों, वो दौड़ सकता है। 15 पे है ना, एक चीज और ध्यान रखना कि वो 15 मंथ के ऊपर क्या करने लग जाता है दोस्तों, जो सीढ़ियां है ना उनके ऊपर क्रिप्स करने लग जाता है। तो क्रिप्स करता है अप स्टेयर, दोनों चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, क्रिप्स अप स्टेयर भी याद रख लेना। अब इसमें मतलब लेटर गिनने लग जाता है ना, क्योंकि मैंने गिने, आप मत गिनो, टाइम वेस्ट होगा। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ नहीं करेगा ये काम, तो छोड़ो। तो सीढ़ियाँ अपने घुटने के बल चल नहीं रहा है, ध्यान रखना, कहीं आप सोचो कि पैरों से चल रहा है तो वो नहीं होगा, वो मत कर देना, वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या करेगा नेक्स्ट बच्चा, भाई अब स्टेयर भी चढ़ाओ ना उसको, जंप कराओ, तो 18 महीने के बाद आ जाएगा फिर 2 ईयर। तो 2 ईयर पे क्या होगा दोस्तों, अब दौड़ा, इसके बाद बच्चे ने किया जंप। बताओ याद होगा या नहीं होगा। ठीक है, 12 15 18 और फिर 2 साल। अब भाई दौड़ा है नहीं, अब दौड़ने के बाद अब जंपिंग में चला गया लो, लेकिन जंप करता है किसके साथ, दोनों फिट, वो सॉरी जंप करेगा, होप नहीं है, इसको छोड़ो एक बार है ना। एक चीज लिखो, अब आप नेक्स्ट लिखो कि अप स्टेयर के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा वो। आपको सर अप स्टेयर पे तो आपने पहले भी बता दिया कि भाई अप स्टेयर पे यहाँ पर चल नहीं रहा है, क्रीप कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रीप कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वो अप स्टेयर के ऊपर चलेगा। अप स्टेयर पे क्या होगा, चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अप स्टेयर पे वो ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अप स्टेयर पे मतलब मेनली क्या होगा, डाउन लिखो यार, ऊपर नहीं, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर चलना स्टार्ट होगा। हाँ, अप स्टेयर्स पे वो क्या हो सकता है दोस्तों, अप एंड डाउन दोनों ही लिखो एक बार, मैं देख लूंगा फिर भी दोनों ही है। मतलब सीढ़ी के ऊपर क्या होगा दोस्तों, ऊपर चढ़ भी सकता है और उतर भी सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक एक पैर का यूज करके नहीं चढ़ेगा, दोनों पैर एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ ऊपर जाते हैं, तो दोनों पैरों से चलता है। तो यूज करता है वो विद 2 फीट। ठीक है, दोनों फीट का क्या करता है दोस्तों, यूज करता है, दोनों फीट का यूज करता है। शायद देखने की जरूरत नहीं, यही सही है कि भाई अप और डाउन दोनों करता है अप स्टेयर्स को, बट अप स्टेयर्स को वॉक करता है, मतलब चलता है। क्रीप की जगह वॉक लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो वॉक अप स्टेयर डाउन एंड अप, लेकिन यूज करेगा दोनों फीट का। क्या करेगा, दोनों फीट का यूज करेगा। हम कैसे चढ़ते हैं, हम कभी ऐसे दोनों फीट एक साथ नहीं चढ़ते, हम पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, फिर एक पैर फिर दूसरा पैर। तो ये अब भाई बच्चे को चाहिए साइकिल। ठीक है, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत। बच्चा ये कहेगा आपको कि अब अपने को फुल इज्जत चाहिए। तो फुल इज्जत बच्चे को कब चाहिए दोस्तों, साइकिल चलाना। तो साइकिल को क्या बोलते हैं हम, ट्राइसिकल।
ट्राई साइकिल बोल दो, वो वाली साइकिल नहीं, बाइसिकल नहीं, ट्राई साइकिल वाली। तो अब ट्राई साइकिल को चलाने स्टार्ट कर देगा वो कब, 3 ईयर के ऊपर। ट्राई साइकिल को स्टार्ट कर देगा 3 ईयर के ऊपर, ठीक है। अब वो अप स्टेयर चढ़ने लग जाता है अल्टरनेट फिट का यूज करके, अल्टरनेट फिट का यूज करके वो चढ़ने स्टार्ट कर देता है अप स्टेयर। तो अल्टरनेट फिट का यूज करके क्या कर रहा है, अप स्टेयर कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, 3 साल का हो गया, अब क्या कितने साल का होगा, 4 का होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ अप स्टेयर लिखाया है। तो अब 4 साल का जब बच्चा होगा तो वो अल्टरनेट फिट करके क्या होगा दोस्तों, डाउन स्टेयर भी होगा। तो यहां पर लिखो अल्टरनेट फिट डाउन स्टेयर। अब डाउन स्टेयर का भी क्या करेगा दोस्तों, वो यूज करेगा, मतलब नीचे जाने के लिए भी वो अल्टरनेट फिट के हम जैसे चलते हैं वैसे चलेगा। और ये अब जो यहाँ पर मैं जंप बता रहा था, एक टांग पे खड़ा होना, ठीक है, वो भी 4 साल पे करता है, वो एक टांग पे वो खड़ा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हॉप्स ऑन 1 फीट, हॉप्स ऑन 1 फीट। तो वो 4 साल, क्योंकि 4 खुद एक टांग पे खड़ा है, देखो 4 जो है ना वो खुद ही एक टांग पे खड़ा है, इसकी एक ही तो टांग है, कहाँ है इसकी 2 टांग 4 की, तो 4 एक टांग पे खड़ा है। तो 4 साल का बच्चा हॉप्स ऑन 1 फुट, 3 साल का बच्चा ट्राइसिकल चलाएगा। अल्टरनेट फिट क्या होगा दोस्तों, अप स्टेयर होगा। 2 साल का बच्चा क्या होगा दोस्तों, जंप कर सकता है और वॉक कर सकता है, अप स्टेयर्स डाउन अप, लेकिन दोनों फिट का यूज करके करेगा। और मैंने बाकी के तीनों आपको मैंने बता दिए थे कि किस प्रकार से आपको ये याद करने हैं, 12, 15, 18 का यूज करके आप इनको याद कर सकते हो। तो ये जो हो गए दोस्तों, ये तो मेन हो गई। इनको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भाई ये बड़ी चीजें हैं। तो ग्रोस मोटार हो गई। अब इसके बाद में छोटी छोटी चीजें आएंगी, तो छोटी छोटी चीजों को क्या बोलते हैं, फाइन मोटार्स। तो अब फाइन मोटार्स देख लो, तो सेकंड इज फाइन मोटार। इसके बाद हम फाइन मोटार देख सकते हैं, छोटी छोटी चीजें को करना। अब चीजों को दोनों हाथों से पकड़ना, इसको बोलते हैं बाई डेक्स्ट्रस रीच। बच्चा में पहुंच रहा है दोनों चीजों, किसी भी चीज के पास दोनों हाथों को यूज करके, दिस इज नोन एज बाई डेक्स्ट्रस रीच। और अगर एक से पकड़ेगा तो चीजों को, तो मोनोडेक्स्ट्रस। फिंगर नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना, पूरा हाथ बता रहा हूं, क्योंकि फिंगर में और इसमें डिफरेंस है, आगे बताऊंगा अभी आपको जस्ट। तो दोनों हाथों का यूज करके चीजों को पकड़ना, बाई डेक्स्ट्रस रीच आएगा, और एक हाथ का यूनिडेक्स्ट्रस आएगा, ठीक है। तो देखो बाई डेक्स्ट्रस जो होगा वो 4 मंथ पे करेगा, और यूनिडेक्स्ट्रस जो करेगा दोस्तों वो करेगा आपके 6 मंथ पे, ठीक है। तो 4 मंथ और 6 मंथ पे ध्यान रखो कि 4 मंथ पे दोनों हाथों से 4 और एक हाथ से 6, ठीक है। एक हाथ से छक्का लगाया था रिकी पॉइंटिंग ने एक बार, कई खिलाड़ी लगा देते हैं वैसे तो, लेकिन वो पॉपुलर हुआ था, 2003 का वर्ल्ड कप था उसमें। तो एक हाथ से छक्का लगाना, ऐसे याद रखो, एक हाथ से छक्का लगाना, ठीक है। और चौके तो सब दोनों हाथों से ही लगाते हैं, एक हाथ से तो कोई बड़ी बात भी नहीं है कुछ, इसमें ऐसा लगेगा आपको, तो ऐसे याद रख सकते हो अगर आप चाहो तो। अब मैंने कहा था उंगली नहीं बताया मैंने, क्योंकि उंगली के लिए आपको 2 महीने चाहिए, 9 मंथ और 12 मंथ, क्योंकि बच्चे हैं इसमें बहुत डाउटफुल होते हैं। बच्चों को लगता है कि सर पिंसर ग्राफ्स पे 9 मंथ पे लिखा हुआ होता है, किसी भी चीज को दोनों उससे पकड़ना, ठीक है, आपके थंब और ये वाले फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है, इससे पकड़ना क्या कहलाता है, पिंसर ग्रास्प कहलाता है। और दोनों में पिंसर ग्रास्प पाएगा, यहां भी पिंसर ग्रास्प पाएगा और यहां भी क्या आएगा दोस्तों, पिंसर ग्रास्प पाएगा। लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है, 9 मंथ पे पिंसर ग्रास्प जो होता है ना वो अच्छे से नहीं होता, तो इमैच्योर होता है। और यहां पर 12 मंथ पे क्या हो जाता है दोस्तों, ये मैच्योर हो जाता है। 12 मंथ पे पिंसर ग्रास्प क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पिंसर ग्रास्प। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। फाइन मोटार में हमने क्या पढ़ा भाई, 2 हाथों से चौका, एक हाथ से छक्का। 9 मंथ पे पिंसर ग्रास्प इमैच्योर रहेगा, और 12 मंथ के ऊपर क्या हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत क्या नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो 12 महीने के बाद, ऐसे महीने तो है ही नहीं ना, 13, 14 कहीं है ही नहीं, हर कहीं 12, 15, फिर 18, फिर 2 साल, कहीं पर ज्यादा 21 मंथ भी नहीं दे रखा, तो ये भी ध्यान रखना। अब आ जाओ थोड़ा सा भाई, 15 मंथ जैसे ही होंगे ना, तो जो बच्चा है ना वो चीजों को ऐसे एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक पे रखना, ठीक है, खेलने के लिए। जैसे उसको 2 ब्लॉक देंगे तो उन दोनों ब्लॉक को वो 15 मंथ के ऊपर क्या लग जाता है, उसका टावर बना देगा। तो 15 मंथ पे बना देगा टावर ऑफ 2 ब्लॉक, और उसको पेन दे दो, पेन से पूरा ऐसे इधर उधर ऐसे कर देगा, इसको मतलब स्क्रिबल। तो स्क्रिबल भी करने लग जाता है वो 15 मंथ पे, क्या करने लग जाता है दोस्तों, स्क्रिबल भी करने लग जाता है। तो 15 मंथ पे टावर ऑफ 2 ब्लॉक, और एक क्या कर रहा है दोस्तों, वो स्क्रिबल कर रहा है। आगे 18 मंथ आएगा, अब 2 ब्लॉक तो होंगे नहीं, तो कितने ब्लॉक हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, देखो आगे तो 3 ब्लॉक हो जाएगा, 3 ब्लॉक, तो 3 ब्लॉक हो जाएगा।
2 साल होगी तो दुगना हो जाएगा, लगभग 6 ब्लॉक। ठीक है, 6 ब्लॉक का मतलब ये ऐसे खड़ा करने के लिए कहूँ तो ऐसे रख देगा, एक के ऊपर ब्लॉक, एक के ऊपर ब्लॉक, तो ये इसको बोलते हैं हम। ठीक है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन देखा जाते हैं इनसे। और 3 ईयर आएगा तो 3, 6 और 9, 3 का बाड़ा ही आएगा ना, फिर ऐसे याद रख लो आप, 3, 6 और 9, तो 3 ब्लॉक, 6 ब्लॉक और 9 ब्लॉक, बस बहुत है। ये आपके इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। देखो आप 2 बार रिवाइज कर लेना दोस्तों, 2 बार। एक बार क्लास में जब पढ़ो ना तो बस ये सोचो कि सर मैं 100% याद करके जाऊँ। बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब वो पढ़ते हैं ना क्लास में तो उनको ये सोचता है बाद में याद करूंगा। क्यों भाई, अभी जो पढ़ रहे हो तो टाइम वेस्ट हो गया। ये सोचो कि सर अभी बता रहे हैं, अभी पढ़ूंगा और अभी मेरे को याद ही हो जाए। मत होने दो चाहिए याद, मत होने तो कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं होगा तो क्या होगा, मत होगा, नहीं होगा, वो तो अभी भी नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश करो कि याद हो। अगर आप 50% भी याद करके जा रहे हो ना तो बाद में आपको 50% ही याद करना है। लेकिन आप दिमाग को ये करके बैठे हो कि मैं तो सुनूंगा बस, मुझे याद बाद में करना है, तो फिर आप 0% लेके जाओगे और याद बाद में 100% करना है, तो टाइम डबल वेस्ट होगा। तो आपको टाइम को थोड़ा सा क्या करना है, कम वेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों, थर्ड, सोशल। सोशल बहुत सिंपल है क्योंकि ज्यादातर चीजें आपकी सुनी हुई होंगी। पहला जो क्वेश्चन है सोशल स्माइल, इसमें ना कंट्रोवर्सीज हैं, मैं मानता हूं कई बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, इसलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि आप मेरे साथ लड़ाई नहीं करो, कहीं मुझे गालियां नहीं दो कमेंट के अंदर कि क्या पढ़ा रहा है भाई, पता ही नहीं है, 2 मंथ पे नहीं होता, ये होता है 1 मंथ पे होता है। तो मैं इसलिए मैं रेफरेंस के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो ओपी गई की बुक में आपको ये सब मिल जाएगा। तो जो सोशल जो स्माइल है वो कितने मंथ पे दिया जाता है दोस्तों? 2 मंथ के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, अब अपनी माँ को कब पहचानेगा? तो माँ को पहचानेगा माता जी, माँ मत बोलो, माता जी। तो 3 शब्द हो गए माता जी में। माता जी को कब पहचानेगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, माता जी को कब पहचानेगा, तो इसको लिख देते हैं, रिकॉग्नाइज द मदर। माता जी 3। ठीक है, माता जी को कब पहचानेगा? वो 3 महीने पे पहचानेगा। और मुझे कब पहचानेगा? आपको सर मैं कौन हूँ? अरे भाई मैं कौन हूँ उसके लिए, मुझे क्या पता कौन सा बच्चा, अजनबी हूँ मैं। तो 6 महीने पे पहचानेगा वो मुझे। अपनी माता को 3 महीने पे पहचानेगा और मुझे कब पहचानेगा? वो स्ट्रेंजर को कब पहचानेगा? 6 महीने के ऊपर पहचानेगा। अब जब मुझे देखेगा तो उसको लगेगा कि ये पढ़ा के जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये आ गया, ये वो पढ़ाएगा मुझे, मोस्ट भी पढ़ाएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, रोएगा वो। तो उसके अंदर आ जाएगी स्ट्रेंजर एंजाइटी। क्या आ जाएगी? स्ट्रेंजर एंजाइटी आ जाएगी कि भाई ये बंदा आ गया, ये पढ़ाएगा। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज स्ट्रेंजर 6 महीने पे उसको पता लगने लग जाएगा कि ये आदमी मेरा नहीं है, ये और कोई है। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा भाई? अब 3, 6, 9, 3, 6 चल रहा है, फिर वो उस बच्चे को आएगा, मेरे को कहेगा भाई तू जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जाओ। अरे भाई तू वेव करेगा बाय बाय। ठीक है, कितना सिंपल है। तो मुझे क्या करेगा? चलो आप जाओ यहाँ से। 3 महीने पे अपनी माँ को पहचानेगा, 6 महीने पे मुझे पहचानेगा, स्ट्रेंजर एंजाइटी होगी, 9 महीने पे मुझे क्या कह देगा? बाय बाय कह देगा। फिर मैं उसको कहूँगा कि एक काम कर, मैं तेरे को समझाता हूँ, तो पता तो है नहीं, मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तेरे साथ खेलने आया हूँ। ठीक है, मैं कहूँगा इधर आ दूँ। फिर वो ठीक है आ जाता हूँ, लो। तो बच्चा लगभग 12 महीने के ऊपर जब हम उसे बुलाते हैं ना तो वो आ जाता है। कम्स व्हेन कॉल हिम और हर, कॉल हिम और, याद हुआ है या नहीं हुआ? ठीक है, याद हो जाएगा ना ऐसे थोड़ा सा, अगर आप बना लो कि भाई कि ऐसे कहना कि भाई माता जी को 3 महीने में पहचानेगा, अवधेश सर को स्ट्रेंजर है तो 6 महीने में पहचानेगा, स्ट्रेंजर एंजाइटी होगी, 9 महीने पे अवधेश सर को बाय बाय करेगा, फिर अवधेश सर उसको कहेंगे कि यार भाई आ जा, इधर आ जा। ठीक है, तो वो आ जाता है। ठीक है, फिर मैं उसको कहूँगा कि यार तू पढ़ाई वढ़ाई किया कर, जो तेरे पेरेंट्स कहें ना वो कर लिया कर। ठीक है, तो वो कहेगा ठीक है, जो पेरेंट्स कहते हैं वो मैं कर लूँगा, आप कह रहे हो तो फिर वो क्या करेगा दोस्तों? कॉपी करेगा अपने पेरेंट्स की। जो काम करते रहेंगे, मम्मी झाड़ू निकालेगी तो खुद भी कोशिश करेगा कि मैं भी झाड़ू निकालूं। ठीक है, मम्मी कुछ लिखने की कोशिश कर रही है, पढ़ रही है, तो खुद भी एक पेन लेके चाहिए, कुछ आए ना आए। तो कॉपीज पेरेंट्स। ठीक है, जो माता पिता जो काम करते हैं वो कोशिश करता है उसको क्या करने की दोस्तों? कॉपी करने की। कब? 18 महीने पे, 18 मंथ पे क्या करने लग जाएगा? कॉपी करने लग जाएगा। ठीक है, 18 महीने तक थोड़ा सा मतलब पानी वानी अच्छे से नहीं मांग पाता, टॉयलेट के लिए बोल नहीं पाता है, लेकिन जब उससे आगे बढ़ेगा, जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा तो बच्चा पानी के लिए भी कहेगा मुझे खाना दो, स्पष्ट बोलेगा। ठीक है, ऐसे पता नहीं चलता ना आपको, सर बोलता तो है वो तो उसमें पता नहीं चलता वो खाना मांग रहा है कि क्या कर रहा है, उसको खुद का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी पानी को भी पापा, पापा को भी पापा, पानी को भी पापा, टॉयलेट को भी पापा, कुछ भी बोल सकता है वो। तो
जब 2 साल का होगा तो बच्चा इन चीज़ों को समझने लग जाता है, तो फिर वो क्या करने लग जाता है दोस्तों, आस्क फॉर ड्रिंक, फूड एंड टॉयलेट। ठीक है, आस्क फॉर ड्रिंक, फूड एंड टॉयलेट, कब? 2 साल पर। ठीक है, अब खुद की पहचान बनाना स्टार्ट करेगा। उसको पता रहेगा कि भाई मेरा क्या नाम है अच्छे से, और मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, जेंडर क्या है। तो वो कब पहचानेगा? वो 3 ईयर पे, 3 साल के ऊपर। तो 3 के ऊपर वो हो जाएगा टीन। टीन मतलब समझदार मान लो, जैसे 13 to 19 वो क्या कहते हैं, हम टीन बोलते हैं, जिसको एडोलसेंस एज भी मानते हैं। तो 3 ईयर के ऊपर क्या होगा, वो अपना नोज हिज नेम एंड जेंडर, अपना नाम एंड जेंडर को पहचानेगा। कितने साल पे दोस्तों? 3 साल के ऊपर। अब उसको कहेंगे टॉयलेट करा, क्या अगर नहीं जाऊंगा तो भाई अकेला कब जाएगा? अकेला जाना सीख ले। तो लगभग जब 4 साल का हो जाता है तो वो टॉयलेट भी अकेला जाने लग जाता है। तो गोज टू टॉयलेट अलोन, टॉयलेट में अकेला जाना स्टार्ट कर देता है वो 4 साल में। फिर उसको कहेंगे भाई अब कपड़े पहनने स्टार्ट कर दे। तो लगभग 5 साल के ऊपर जो बच्चा है ना दोस्तों, वो क्या करेगा, ड्रेस एंड अनड्रेस, पहनना और निकालना, दोनों चीज़ें कब आ जाएंगी उसको? 5 साल पे आ जाएंगी। तो इनको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। देखो ये तो ज़्यादा टफ नहीं है ना। अपनी मदर को स्मेल दे रहा है 2 मंथ पे, अपनी मदर को पहचान है 3 मंथ पे, अवधेश सर को पहचान रहा है 6 मंथ पे, अवधेश सर को फिर बाय बाय कर रहा है 9 मंथ पे, फिर अवधेश सर उसको बुला रहे हैं कब? 12 मंथ पे। अवधेश सर उसको समझा के गए, 18 महीने पे आके अपने माता पिता जो कह रहे हैं उसकी बात मानो, तो मान गया। फिर 2 साल का हुआ तो अच्छे से वो क्या कर सकता है, ड्रिंक, फूड, टॉयलेट वो कर सकता है। 3 साल पे अपना नेम जेंडर जान सकता है, और 4 साल पे टॉयलेट क्या सकता है, अकेला जा सकता है, और 5 साल पे क्या कर सकता है दोस्तों, ड्रेस एंड अनड्रेस कर सकता है। अब लास्ट पढ़ाऊंगा लैंग्वेज माइलस्टोन। लास्ट है आपका LANGUAGE, लैंग्वेज माइलस्टोन, लास्ट है बस। ठीक है, 1 महीने से पहले तो उसके सामने तो आप कुछ भी करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन जब बच्चा 1 महीने का होता है ना, जब साउंड होती है तो उस तरफ वो थोड़ा सा अलर्ट होता है। ठीक है, उसको लगता है कि हाँ कुछ आया है। तो 1 मंथ के ऊपर बच्चा क्या होगा दोस्तों, अलर्ट टू साउंड होगा। अलर्ट टू साउंड, वो कहेगा मेरे सामने आवाज़ निकालते हो, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं निकालूंगा आवाज़, रुको तुम अभी मुझे 3 महीने का हो जाने दो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आवाज़ निकालते, तुम बड़ी आवाज़ निकाल रहे हो। तो 3 महीने का बच्चा है ना, वो आवाज़ निकालने लग जाएगा। सिंपल कोई कैसी आवाज़, मतलब कूज बोलते हैं उस साउंड को, क्या बोलते हैं, कूज, कू कू ऐसी वाली आवाज़ होगी कुछ। ठीक है, फिर वो कहेगा ठीक है, अब फिर खुद अब हंसेगा, पहले तुम मुझे साउंड निकाल रहे थे, मैं निकालता हूँ, फिर हंसेगा जोर से। तो 4 महीने के ऊपर लाफिंग लाउड, हंसना स्टार्ट कर देगा। ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, 4 महीने के ऊपर बच्चा लाफिंग लाउड, मतलब एक आवाज़ आती है यहाँ पर, तो इसलिए इसको हमने लैंग्वेज वाले में लिया है। ठीक है, फिर 6 महीने के ऊपर वो क्या कहेगा, मतलब दा, पा, मा, ऐसे। तो इनको बोलते हैं मोनो, इसको बोलते हैं क्या, मोनो सिलेबल्स बोलते हैं वर्ड को, मतलब छोटा सा एक वर्ड, सिलेबल्स, मा, दा, पा। ठीक है, ऐसे सब बोलेगा। 2 अगले 9 मंथ पे, तो 9 मंथ पे फिर 22 सिलेबल्स, 2 शब्द हो गए, मामा, पापा, नाना, ऐसे वाले सब। ठीक है, टफ वाले नहीं, कहीं तुम उसको एकदम ऐसे कहो कि भाई ऐसे बोलो जिसमें मात्रा आए, आधा शब्द आए। ठीक है, ऐसे वाले नहीं, अंत आए, ऐसे वाले नहीं, सिंपल। दोनों मिक्स वाले ज़्यादातर होते हैं, मापा, पापा, मामा, नाना, ऐसे वाले। ठीक है, तो 9 मंथ हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों आपका 12 मंथ। 12 मंथ पे क्या करेगा वो बच्चा, 1 से 2 शब्द बोलने लग जाएगा। तो 12 में भी क्या है, 1 से 2, 12 बन गया। तो बस 1 to 2 वर्ड। लेकिन आपको सर इसमें भी बोल रहा है वो, तो मान लो शब्द बाई वाले, लेकिन इसको पता रहेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, 12 महीने को जो बच्चा रहेगा उसको ये पता रहेगा कि मैं 1 से 2 शब्द बोल तो रहा हूँ, लेकिन उसका मतलब भी पता रहेगा उसको ये क्या है। ऐसे नहीं कि कुछ भी मम्मा को बोल रहा है पापा, पापा को बोल रहा है मामा, मामा, कुछ भी बोल रहा है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं रहेगा। और 18 महीने का बच्चा होगा ना, तो 18 का मतलब लगभग 10 और 8, तो 8 और 10, 8 से और 10 वर्ड्स उसको कब आने लग जाएंगे दोस्तों, जब वो 18 मंथ का होगा। ठीक है, 18 मंथ का होगा तो 18 मतलब 10 और 8, तो 8 से और 10 वर्ड उसको आने लग जाएंगे 18। अब 2 साल का होगा, 2 ईयर का होगा। ठीक है, अब आगे भाई वर्ड से आगे सेंटेंस में भी तो बढ़ेगा ना, तो 2 मतलब 2, तो 2 to 3 जो वर्ड के सेंटेंस बनाने स्टार्ट कर देगा।
मतलब ऐसे सेंटेंस इसमें 2 से 3 वर्ड रहेंगे, आप इधर आओ, ऐसे, मतलब मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ। तो 2 से 3 वर्ड के जो सेंटेंस है दोस्तों, तो वो 2 साल पे होने लग जाएगा। अब बच्चा दिमाग खाना स्टार्ट कर देता है, इस एज में आएगा, फिर तो ऐसे कहेगा बाबा ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बाबा ये उड़ क्यों रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हर चीज़ में क्वेश्चन पूछने लग जाता है। 3 साल का जो बच्चा है ना दोस्तों, वो माथा खाता जाएगा आपका, ऐसे याद रखो। तो कितने साल का बच्चा माथा खाएगा आपका? 3 साल का। जब आपका बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो एक छोटी छोटी चीज़ बोलेगा कि बाबा ये क्या है, ये लिखती क्यों नहीं, फिर ये क्या काम की ये पेंसिल जब लिखती नहीं है, तो जैसे मैं चला रहा हूँ तो चल ही नहीं रही, ठीक है, फिर उसको तोड़ देगा, वो चल ही नहीं रही, खराब हो गई ये पेंसिल, तो ठीक है। फिर 4 साल का बच्चा होगा ना, फिर उसको, जैसे वो मेरा बच्चा है, वो मुझे कहेगा कि यार पापा कहानी सुनाओ, तो मुझे कहता है कि पापा मुझे एक कहानी सुनाओ, यार मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतनी कहानी, हज़ारों कहानी सुन चुका है वो अब, और हर बार नहीं चाहिए। तो फिर पापा मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ, फिर आप भी मुझे एक सुनाना, आप तो खुद कहानी बनाने लग जाएगा, कुछ भी बताने लग जाता है मन में जो ही, तो वो स्टोरीज ये सब बताने लग जाता है, टेल्स स्टोरीज आती है, जो भी बता सकता है, ऐसे कुछ नहीं है कि भाई खुद ही नहीं बनाना है। तो स्टोरीज, सॉन्ग्स, पोइम, तो ये सब 4 साल का बच्चा है वो करने लग जाता है, ठीक है। तो ये सब बच्चा कितने साल का कर देगा दोस्तों? 4 साल का कर देगा। अब मैं एक लास्ट चीज पढ़ाना चाहता हूँ कि जो ज्यादातर हम पढ़ते नहीं है, बट ओपी गई की बुक में ये चीज दे रखा है दोस्तों। उन्होंने दे रखा है कि भाई अपर लिमिट कब माने कि भाई ये माइलस्टोन इस एज तक तो आ ही जाना चाहिए, अगर इसके ऊपर नहीं आ रहा तो डिलेड इन माइलस्टोन से रिलेटेड होगा कि भाई माइलस्टोन पूरा नहीं हुआ। तो उसको बोल रखा उन्हें कि अटेनमेंट ऑफ एज इन माइलस्टोन, मतलब मैक्सिमम जो एज है ना दोस्तों, अपर लिमिट है, अटेनमेंट ऑफ, अपर लिमिट ऑफ माइलस्टोन, ऑफ माइलस्टोन, कि भाई ये अपर लिमिट है, ये क्या है दोस्तों? अपर लिमिट है, इस एज में ये तो हो ही जाना चाहिए। मतलब अभी ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए, एक आप इससे पहले जो पढ़ रहे हो ना वो एक नॉर्मल रेंज है वो, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इतने तक तो होना ही होना चाहिए। वो कब तक होना चाहिए? तो उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको पढ़ लेना, क्या पता आगे आजकल क्वेश्चंस की कमी हो रही है क्योंकि नए नए क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं एग्जामिनर को, तो कहाँ से उठा ले। तो उसमें दे रखा भाई विजुअल फिक्सेशन या फॉलोइंग कब आने लग जाती है, मतलब बच्चा आपको देखेगा तो ऐसे कब तक आ जाना चाहिए, उसको फॉलो कर देना चाहिए। तो उसको में दे रखा है कि भाई मैक्सिमम जो है ना ये 2 मंथ पे आ जाना चाहिए, 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा कि 3 महीने पे बच्चा कू कू की आवाज़ निकालने लग जाता है। अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं, भाई सर ने पढ़ाया 3 महीने पे 4 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, मेरा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा, क्या चक्कर है। बाद में पता चला कि बच्चा तो बेचारा बोल ही नहीं सकता है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई बच्चा है ना कैसी भी कुछ भी आवाज़ निकाले तो वोकलाइजेशन जो है ना वो 6 मंथ तक आ ही जाना चाहिए, कोई ना कोई वर्ड निकल जाना चाहिए, वर्ड, लेटर, आवाज़, कुछ भी। अगर कुछ नहीं निकल रहा तो फिर प्रॉब्लम है भाई, उसको चेक करवाने क्या है, जरूरत है, ठीक है, क्या है, जरूरत है। अब है सिटिंग, बच्चा क्या कर रहा है दोस्तों? बैठ रहा है, किसके? विदाउट सपोर्ट। इसमें जो दे रखे मैं वही बता रहा हूँ भाई, मेरे को और मुझे भी नहीं पता कि कब होता है, ठीक है। मैं कोई वो नहीं हूँ, पीडियाट्रिक का महान वैज्ञानिक नहीं हूँ कि मैंने खोज किया। उनको खुद को भी जो चीज़ें रिसर्च से पता चली वो उन्होंने इसमें डाल दी, जो चीज़ नहीं है तो उसके क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। सिटिंग विदाउट सपोर्ट, हमने पढ़ा कि भाई बच्चा बैठ जाता है विदाउट सपोर्ट के, हमने 8 बनाया था, याद है आपको? ऐसे बनाया था, ऐसे करके, ऐसे 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 बनाया था, फिर मैंने कहा था ये लगभग 8 के जैसे दिख रहा है ऐसे। तो सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8 मंथ पे है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैक्सिमम जो लिमिट है ना वो भी कितनी हो सकती है? 10 मंथ तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, इतने पे हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद स्टैंडिंग, खड़ा होना। तो खड़ा होने की जो लिमिट है दोस्तों हमने बताया था विदाउट सपोर्ट है ये, तो लगभग 12 मंथ थी विदाउट सपोर्ट, क्योंकि 9 को हमने ऐसे बनाया था तो वो खुद सपोर्ट पे था बेचारा घूम के। तो विदाउट सपोर्ट 12 मंथ थी, लेकिन इन्होंने ये जो एज है ये मानी है 17 मंथ लगभग। कितना माना है? 17 मंथ माना है ना, ठीक है, 2, 6, 10, 17, हाँ 17 मंथ ये एज मानी है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना भाई, ठीक है। एक अलोन चलना, तो वॉक करना, तो वॉक करने की जो अपर लिमिट लगभग हम 15 मंथ मानते हैं नॉर्मल, और उन्होंने अपर लिमिट जो मानी है दोस्तों वो कितनी मानी है? 18 मंथ मानी है। बस एक लास्ट बताऊंगा भाई, सिंगल वर्ड का यूज करना। सिंगल जो वर्ड है ना दोस्तों वो लगभग 9 मंथ तक हो जाता है, तो यहाँ पर दुगना दे रखा है, 18 मंथ तक बच्चा सिंगल जो वर्ड है दोस्तों उसका क्या कर लेना चाहिए? यूज कर लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप ऐसा नहीं हो कि आपके दिमाग में कि यार सर ने ये नहीं करवाया और ये छोड़ दिया, ये और करवा देते यही आ जाता। इतना सारा पढ़ा और एक छोटी सी चीज छोड़ दी, और उस छोटी सी चीज ने आपका क्या कर दिया दोस्तों? मूड खराब कर दिया। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। चलो एक बार हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं वापस। बस सिंपल सी बात है, 6 महीने के बच्चे में से इसमें से क्या चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो सिट्स अप मतलब एकदम से खड़ा हो गया, तो कब आएगा बताओ?
देखो अगर हम सिर्फ सिटिंग की बात करें तो सिटिंग भी जो है वो विदाउट सपोर्ट 8 मंथ पे है, खड़ा हो रहा है विद सपोर्ट तो 9 मंथ है, तो 6 मंथ पे तो ये चीज़ नहीं आ सकती है, गलत हो गया। इसके बाद है दोस्तों क्राउलिंग, जो मैंने आपको 12 मंथ में बताई है, लगभग 10 मंथ में स्टार्ट कर देता है और 12 मंथ तक वो अच्छे से करता है, तो ये भी 6 मंथ का बेबी तो नहीं कर पाएगा। स्टैंड्स वाइल होल्डिंग ऑन द फर्नीचर, वही स्टैंड विद सपोर्ट, तो विद सपोर्ट कब है 9 मंथ पे होता है, विद सपोर्ट 9 मंथ पे होता है, तो वो भी नहीं आएगा अभी तो इसमें सिर्फ एक चीज कर सकता है 6 महीने का बच्चा, क्या कर सकता है, रोल्स ओवर। क्यों? क्योंकि रोल्स ओवर जो है ना दोस्तों, रोल्स में 5 लेटर हैं तो 5 मंथ पे कर सकता है, तो 6 महीने का बच्चा है तो कर सकता है, लिख दो इसमें 5 महीने का बच्चा लिखना, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो। मैं इसे लिखवा दूं इस लाइन को, मान लो कि 6 महीने का बच्चा रोल ओवर कर सकता है, तो आप तो 6 महीने याद रखोगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 5 महीने लिखो, 5 मंथ का बच्चा रोल ओवर कर सकता है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, वो इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि भाई आपको मान लो कि उस बच्चे के अंदर है ना एक्सीडेंट प्रिवेंट करना है, तो भाई जब वो घूमना स्टार्ट कर देगा, आपको ये चीजें पता होंगी तभी तो एक्सीडेंट करेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे ना। भाई बच्चा मान लो लेटा हुआ है, हमने देखा था कि 4 महीने तक बच्चे में क्या क्या चीजें पाई नहीं जाती, तो जैसे पॉइजन तक वो नहीं पहुंच पाता, ठीक है, फ्लोर पे नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रिकल करंट के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, तो एज ग्रुप से पता होगा तभी तो हम बच्चे को सुरक्षा कर पाएंगे ना। आप तो 3-4 साल तक वेट कर रहे हो, छोड़ो कुछ नहीं, इस एज में तो ये कर ही नहीं पाता, तो आपको लगभग जो माइलस्टोन जो हैं उनकी एज पता होगी तो आप एक्सीडेंट क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये बस ये बताना चाह रहा है कि भाई 6 महीने का बच्चा तो इनमें से क्या कर सकता है, वो रोल ओवर कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, वो रोल्स ओवर क्या कर सकता है, इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, रोल्स को आप किस प्रकार से लिखोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन क्या है, ए 7 मंथ ओल्ड गर्ल इज टू बी कैथेटराइज्ड टू ऑब्टेन ए स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन। एक्चुअली दोस्तों ऐसा माना जाता है, देखो ये मैंने पढ़ा है कि छोटे बच्चों के अंदर है ना, मतलब स्टेराइल सैंपल है ना टफ होता है, मिलता नहीं है स्टेराइल सैंपल, तो उसके लिए वो कैथेटराइज किया जाता है, ये माना गया है ना, ऑब्टेन ए यूरिन सैंपल। इस बात क्या रखा है, वन ऑफ द इन्फेंट parents express fear that his procedure may traumatize the body psychologically। मतलब एक पेरेंट क्या कहता है, उसकी मम्मी कह रही है कि कहीं ये साइकोलॉजिकली टूट ना जाए, आप इसके कैथेटर डाल रहे हो कि बच्चे को ट्रॉमा ना कर दे। कौन सा ट्रॉमा दोस्तों, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तो आपको क्या आंसर देना चाहिए पेरेंट्स को रीएश्योर करने के लिए? अब ये आंसर मतलब मुझे नहीं पता, डॉक्टर को पूछ के आओ, ये आंसर मत दे देना, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहीं आप ये आंसर दे दो भाई मुझे तो नहीं पता, डॉक्टर को पूछो, तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत है। तो ये आंसर तो आप सोचना भी मत कि मैं दूंगा, ठीक है, इसमें तो आपको पिटाई हो सकती है। नर्सिंग फील्ड को ख़राब मत करो, ऐसे मत बोलो कि डॉक्टर से पूछो मुझे नहीं पता क्या है, क्या ये साइकोलॉजिकल होगा। भाई देखो सिंपल सी बात ये है कि बात तो आपकी सही है कि पेरेंट्स को ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है ना दोस्तों वो कुछ है ही नहीं, 7 मंथ ओल्ड है, और ये 7 मंथ जो ओल्ड जो गर्ल है, फिर मैं ये नहीं कह कि आप इस प्रकार से बात करो, हम इस प्रकार से कभी भी पेशेंट से बात नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं इसको कभी भी वो नहीं करता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है, अप्रूव नहीं करता हूँ ये चीज़ें। आपको अच्छे से बात करनी चाहिए पेरेंट, जो पेशेंट है वो खुद परेशान है बेचारे, और आप उनको और ज़्यादा परेशान मत करो अपनी बातों से। तो बस मैं सिंपल से ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, इस एज के अंदर बच्चा क्या साइकोलॉजिकल, उसको पता ही नहीं भी हो क्या रहा है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के लिए उसको कुछ थोड़ा बहुत तो पता तो होना चाहिए ना। तो इसलिए इस एज के अंदर जो साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो नहीं होते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा था, फियर इज जस्टिफाइड एंड द नर्स शुड ऑब्टेन क्लीन कैच स्पेसिमेन। अब इसमें कह रहा है भाई ये बात सही है एकदम, ठीक है, फियर ठीक है, जस्टिफाइड है, बिल्कुल गलत है, जस्टिफाइड नहीं है, इट इज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है, ये जस्टिफाइड नहीं है ये, क्योंकि ये माना जाता है दोस्तों क्लीन कैच स्पेसिमेन ले नहीं सकते हम डायरेक्टली बिना उसके, क्योंकि कंटामिनेटेड के चांसेस रहते हैं, ऐसे माना गया। तो मैंने आपको पहले बताया था ये लाइन, किसके चांसेस रहते हैं, कंटामिनेटेड, तो फॉलेज से लिया जाता है। तो आप ऐसे नहीं कहोगे नहीं आप सही कह रहे हो, ठीक है मैं वैसे ले लेती हूँ, तो गलत है। सेकंड क्या है, जो पेरेंट्स है हैव ए राइट टू रिफ्यूज द कैथेटराइजेशन एंड कंसर्न्स आर रियलिस्टिक। देखो बहुत अच्छा ऑप्शन है, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों को लगेगा कि यार ये सही कह रहा है, ये कि पेशेंट्स हैव ए राइट टू रिफ्यूज द कैथेटराइजेशन। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सेंटेंस नहीं है, इसके अंदर 2 सेंटेंस दे रखे हैं। देखो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि पेरेंट्स हैव ए राइट टू रिफ्यूज द कैथेटराइजेशन, बिल्कुल सही है, पेरेंट्स के पास ये राइट है, क्योंकि बच्चे के पास तो है नहीं ये राइट, क्योंकि बच्चे के पास क्यों नहीं राइट, बच्चे भाई समझ नहीं रहा ना, ये माइनर है बच्चा, तो पेरेंट्स के पास राइट है कि वो मना कर सकते हैं। लेकिन सेकंड लाइन देखो, कंसर्न्स आर रियलिस्टिक, नहीं भाई गलत है ये। वो जो बात कह रहे हैं कि बच्चा साइकोलॉजिकल ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगा, कि इज दिस ए फैक्ट, ठीक है, इज दिस रियल,
नहीं है। इज दिस एप्रोप्रिएट? नो। इज दिस रियलिस्टिक? नो, नहीं है। तो ये सेकंड जो सेंटेंस है ना दोस्तों, ये क्या है, गलत है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन को, लास्ट तक जाया करो। ऐसा नहीं है पेरेंट्स हैव राइट रिफ्यूज, सही घर आए, सही कराया, मेरे 100 में से 90 सही है। अरे भाई अच्छा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर था, इसमें सेकंड आएगा, पेरेंट्स राइट है, मैंने पढ़ा है, राइट है, ये सबका राइट होता है। भाई आगे के ऑप्शन पे गए थे? नहीं। उनको पढ़ा था? नहीं। बस तो फिर ठीक है। फिर उसके नंबर आते हैं 50, फिर कहता है कि गलत चेक हो गया, ठीक है। पेरेंट्स को बताएगा कि 1 नंबर से रह गया, ऐसे करते हैं, 1 नंबर से रह गया, मैं तो 1 ही नंबर, बस 1 नंबर और आ जाता ना तो आज आपका बेटा नर्सिंग ऑफिसर होता, दिल्ली एम्स में सलाम ठोकते मुझे लोग हैं। ऐसा होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं, लास्ट तक जाना पड़ता है। थर्ड है कि आल्दो द कंसर्न इज एप्रोप्रिएट, कि कंसर्न एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। एप्रोप्रिएट मतलब मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि नहीं, एक्चुअली में देखा आल्दो द कंसर्न इज एप्रोप्रिएट द नीड फॉर स्ट्रेस, नहीं, कंसर्न इज एप्रोप्रिएट है ही नहीं, है गलत है, सॉरी, एप्रोप्रिएट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, इट इज इनएप्रोप्रिएट, पहले बोला है मैंने, ये सेंटेंस ही गलत है कि आल्दो द कंसर्न इज एप्रोप्रिएट नहीं है, ये बच्चा नहीं हो सकता, साइकोलॉजिकल ट्रॉमेटाइज नहीं हो सकता है। सेकंड क्या देखा, द नीड फॉर स्टेराइल स्पेसिमेन इज द प्रायोरिटी, दिस इज राइट। ये वाले जो सेंटेंस है ये ठीक है कि भाई स्टेराइल स्पेसिमेन लेना प्रायोरिटी है, लेकिन इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया, आल्दो द कंसर्न इज एप्रोप्रिएट नहीं है, एप्रोप्रिएट, तो ये गलत। राइट आंसर जो बताएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको पता है। राइट आंसर है द प्रोसीजर इज अनकंफर्टेबल बट देयर शुड नॉट बी ए डैमेजिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट, कि भाई प्रोसेस अनकंफर्टेबल है, हाँ ये बात मानते हैं भाई अनकंफर्टेबल है, लेकिन ऐसे नहीं है कि बच्चा से ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगा साइकोलॉजिकली, ठीक है। अनकंफर्टेबल तो होता ही है भाई, आप कॉलेज डालोगे तो बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल है, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमेटाइज्ड नहीं होता है बच्चा, तो इसलिए दोस्तों बट देयर शुड नॉट बी ए डैमेजिंग लॉन्ग इफेक्ट, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो लिखो 7 महीने के बच्चे में, जल्दी लिखो यार, 7 मंथ के बच्चे में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ड्यू टू फोलेज कैथेटराइजेशन नहीं पाया जाता है, नहीं होता है, बच्चे में नहीं होता है, ठीक है, ऐसे लिख दो, ठीक है। या लिख सकते हो कि ये जो प्रोसीजर है ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट लेकिन यह प्रोसीजर बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, बस इतना लिख लो, बहुत है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट लिखने की कोई जरूरत है नहीं। भाई अगला क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, मेरे को बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन कल पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि यार इसमें मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है आपको, ठीक है। डेसिडुअस टीथ है, कैसे होते हैं, परमानेंट टीथ क्या है, कौन कौन से टीथ कब आते हैं, कैसे आते हैं, कई सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तो कल पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा टाइम की कमी है। A nurse is teaching a class of new parents about how to position their infants during the first few weeks of life. भाई वही चीज है, मैंने आपको बताया कि क्या हो सकता है जो बच्चा है दोस्तों उसका, ठीक है, सडन जो इन्फेंट डेथ हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे भाई, उसको रोकने के लिए हम बच्चे को कौन सी पोजीशन देंगे, बताओ आप। मैंने आपको बताया था कि जो पोजीशन है वो आपको खुद को बतानी है कि कौन सी पोजीशन दोगे। अब सिंपल सी बात आपको नहीं पता, बट आपको एक चीज तो पता है ना कि भाई प्रोन पोजीशन नहीं देंगे। अब बाकी के 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है ऑन द बैक लाइंग फ्लैट, सेकंड है ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड लेटा सकते हैं, लाइंग फ्लैट, ठीक है, आइदर साइड मतलब इधर या इधर, मतलब लैटरल पोजीशन। भाई बच्चे को आप लैटरल पोजीशन दोगे तो सिंपल सी बात है, बच्चा इधर भी गिर सकता है और इधर भी गिर सकता है, तो प्रोन में आ सकता है वो, तो प्रोन में तो कर नहीं सकते। हेड स्लाइटली एलिवेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, वही बात है, ऐसा बच्चा भी हेड को एलिवेट करोगे और उसको लेफ्ट साइड कर दोगे आप, गिर जाएगा प्रोन में। हेड स्लाइटली एलिवेटेड ऑन द राइट साइड, वही बात है, गिरेगा। आप उसको अगर बच्चे को आप लैटरल में रखोगे ना तो वो किधर भी गिर सकता है, वो सुपाइन में भी आ सकता है, मतलब ऑन द बैक भी आ सकता है, और वो किस पे भी आ सकता है दोस्तों, प्रोन पे भी। तो इन तीनों ही ऑप्शन में आपको ये पता लग गया कि प्रोन हो सकती है, लेकिन किस में नहीं हो सकता, ऑन द बैक लाइंग फ्लैट, जब वो बैक पे है लाइंग फ्लैट, क्योंकि सडन इन्फेंट डेथ जो है उसके जो चांसेस जो होते हैं ना दोस्तों, वो किसके ऊपर ज़्यादा होते हैं, प्रोन पोजीशन में ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो बच्चा है ज़्यादातर उसको हमें कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, ऑन द बैक
लाइंग फ्लैट पोजीशन देनी चाहिए। तो लिखो, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं इसमें, है ना। कुछ मैंने आपको वैसे भी सडन इन्फेंट डेथ पूरा पढ़ाया हुआ है। सडन इन्फेंट डेथ को रोकने के लिए बच्चे को रोकने के लिए बच्चे को ये क्या लाइन लिख लो, ऑन द बैक लाइंग फ्लैट पोजीशन में रखना चाहिए, फ्लैट पोजीशन में रखना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो क्वेश्चन एक बार। इस क्वेश्चन को तो क्या देखोगे, वही है कि बच्चे को कौन सी पोजीशन देना चाहिए, ऑन द बैक लाइंग फ्लैट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रॉमेटाइज्ड नहीं हो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो, अरे यार क्या है, कहाँ गया, सॉरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 6 महीने का बच्चा मतलब 5 महीने का बच्चा वो रोल ओवर कर सकता है। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या था कि भाई आपको अगर 3 महीने के बच्चे के अंदर, तो 0 to 4 मंथ के बच्चे के अंदर अगर आप एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना है तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर ऑफ वाटर चेक करोगे बिफोर बाथिंग। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि कई चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।